Hello and welcome to UPSC हिंदी. My name is Shivansh and very good evening to all of you. 47 days बचे हैं, राइट? एग्जाम बहुत पास में है, बहुत पास में, और अभी भी आपकी पढ़ाई नहीं हो रही. लिटरली आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि आप लोगों के जो मैसेज आते हैं ना, वो अभी भी इस बारे में आते हैं कि सोर्स क्या है. बहुत कम बच्चे हैं, 8 से 10 बच्चे ही हैं जो कंटिन्यूसली क्लास पढ़ रहे हैं और पूरी अटेंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस घर पे भी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है. केवल 8 से 10 बच्चे, बाकी सब अभी भी सोर्स को लेके भटक रहे हैं. और ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं. अब इस समय अगर आप सोर्स को लेकर परेशान हैं तो ये बात नोट कर लो, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा. दिस इज द हार्श स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूं, ये मुझे पता है, लेकिन रियलिटी यही है कि आप सोर्स को लेकर ही भटक रहे हो. भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्यों कर रहे हो ऐसा? बहुत सारे सोर्स हैं आपके पास, हैं अभी भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है. घटना चक्र है, लूसेंट है, बहुत सारी बुक्स होंगी, कोई ना कोई बुक्स होगी. आप उठाओ, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है? बाकी मैंने कहा था ज्यादा बातें नहीं करेंगे आज की क्लास में. क्वेश्चंस हमें बहुत सारे करने हैं, 60 नंबर क्वेश्चन से जंप करेंगे. कल मैंने आपको बताया भी था कि आपने देखा होगा हम लोगों ने कल 59 क्वेश्चन से प्रॉक्स किए थे. और आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि हम लोगों ने क्वेश्चन जरूर 59 किए थे फंडामेंटल राइट्स के, लेकिन आप एक चीज यहां पे नोटिस कर सकते हो कि उन क्वेश्चंस को करते हुए जो एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे थे उसके तहत अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 80 to 90 टॉपिक, 80 to 90 पॉइंट्स कवर कर लिए थे, राइट? तो ये चीज मैं फिर से कहूंगा, प्लीज 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 मन से पढ़ना शुरू करो. कोई ताकत नहीं है जो अभी भी आपका एग्जाम रोक दे. 47 डेज बहुत होते हैं, पता है आपको, बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो भी प्रीलिम्स की स्टेज में. आपने क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, आप एक बार लगो तो. एग्जाम सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, सिर्फ कट ऑफ के आगे जाना है, बस स्टार्ट करो, लग जाओ, एक बार उड़ा के फोड़ के आओगे एग्जाम, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ और जैसे होगा उस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे. जितने क्वेश्चंस आज कर पाएंगे उतने क्वेश्चंस करेंगे. और एक और चीज मैं बता देता हूँ कि आज 25 तारीख है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि अगले 5 दिन के अंदर हम लोग पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कर लें. जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे कवर कर लेंगे. क्लासेस जरूर थोड़ी लंबी हो सकती हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे. हमारी पॉलिटी से टेंशन खत्म हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. और उसके बाद जो आपका सोर्स है आप वहां से पॉलिटी पढ़ो, यहां से प्रैक्टिस कर लो, डन. पॉलिटी का काम हो गया आपका. फिर अगर आप कहीं से टेस्ट सीरीज लगा रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, वो करते रहना, ठीक है? चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. चले, चलो. और एक चीज कमेंट में लिख के जाना, आई विल क्लियर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025. और ये मेरी बात मानना, जिस तरीके से आप लिख रहे हो ना, यू विल क्लियर. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन भी करेंगे उसको, ठीक है? जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी. कह रहा है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण. सबसे पहले ये आर्टिकल 22 से रिलेटेड सवाल है, क्लियर? मौलिक अधिकार की बात कर रहा है. कह रहा है गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. क्लियर? ये स्टेटमेंट सही है हमारा, बिल्कुल सही है. 24 घंटे के अंदर हमें निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होता है. और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताना जरूरी है कि क्यों गिरफ्तार किया है, तो बताओगे ना उसको. मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया तो ये तो बताओ कि गिरफ्तार क्यों किया गया है. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो ये चीज ध्यान रखना, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई थी, आपको बता देते हैं कि क्या कहता है ये आर्टिकल 22 हमें कुछ राइट्स देता है, किसी भी व्यक्ति को कुछ राइट्स देता है. अगर कोई भी व्यक्ति किसी कानून के तहत अगर गिरफ्तार हुआ है ना, तो उसे क्या राइट्स मिलते हैं कि सबसे पहले उसे आधार बताओ, क्यों गिरफ्तार किया. वकील से और एडवोकेट से परामर्श करने का भी अधिकार है. जिनको पता है वो कमेंट करके बताएं, लॉयर एंड एडवोकेट में डिफरेंस क्या है. 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष रखना होता है. और अगर मजिस्ट्रेट ने जो हिरासत में लिया गया ना, उसका टाइम पीरियड अगर नहीं बढ़ाया तो 24 घंटे के अंदर उसे रिहा भी करना होगा, उसे छोड़ना भी होगा. ये कुछ राइट्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप एक बार. चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है. आरटीई एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है. निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है. क्या कहता है?
कह रहा है 0 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें प्रारंभिक शिक्षा देनी जरूरी है। तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत? कई बार मतलब कल की क्लास में इसको कई बार हम लोगों ने पढ़ा। चलो बताओ। देखो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्यों? 0 से 6 की बात नहीं करता, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की जाती है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आरटीई अधिनियम में अभी तक प्रवेश न लिए हुए बच्चे को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश के लिए प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही। मान लो अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो उसकी एज के अनुसार, उसकी एज कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसे क्लास बताई जाएगी कि जाओ तुम इस क्लास में तुम्हारी पढ़ाई होगी। दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उपाधियों के अंत की बात कर रहा है, आर्टिकल 18। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की यहां पे बात की जाती है ना। तो आर्टिकल 18 कहता क्या है? पहली चीज तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। ये केवल भारत के नागरिक को, स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना, केवल भारत के नागरिक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है जो भारत का सिटीजन है, जो भारत का, ध्यान से सुनना, कह रहा है जो भारत का नागरिक है, अगर वो किसी लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी फॉरेन कंट्री से किसी भी तरीके का टाइटल नहीं ले सकता है, उपाधि नहीं ले सकता है। ये स्टेटमेंट सही है गलत? स्टेटमेंट तो सही हो सकता था कि अगर यहां पे भारत के नागरिक की जगह ये लिखा होता कि कोई भी व्यक्ति, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? कोई भी व्यक्ति। यहां पे केवल भारत के नागरिक की बात नहीं की जा रही, यहां पे बात की जाती है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत के अंदर किसी लाभ के पद पर है या विश्वास का पद धारण करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है वो। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि यहां पे केवल भारत का नागरिक नहीं, कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि इस तरीके से स्वीकार नहीं कर सकता। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये राज्य, आर्टिकल 18 क्या करता है कि राज्य द्वारा वंशानुगत पद को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान किए जाने से रोकता है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 18 पता क्या करता है? आर्टिकल 18 हमें प्रोहिबिट तो करता है, ये बात तो सही है, निषेध तो करता है, प्रोहिबिशन तो लगाता है उस पे, लेकिन राज्य पे जो किस पे रोक लगाता है? राज्य पे, स्टेट पे। किसको? स्टेट पे रोक लगाता है कि आप किसी भी तरीके की उपाधि नहीं दोगे। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो स्टेट क्या कर सकता है? सेना या विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान कर सकता है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पे क्या कह रहा है? वंशानुगत पद को छोड़कर कोई भी नहीं देगा। नहीं, वंशानुगत पद कौन कौन से होते हैं? जैसे महाराजा, वंशानुगत पदों की बात कर रहे हैं, जैसे राज बहादुर, वंशानुगत पद होते हैं, जैसे राय बहादुर। आपने ब्रिटिश इंडिया में सारे नाम बहुत सुने होंगे। क्लियर? अब जैसे दीवान बहादुर एक होता है, दीवान बहादुर, ये सब प्रतिबंधित है, ये नहीं दिए जा सकते। स्टेट, कोई भी राज्य इन उपाधियों को किसी व्यक्ति को नहीं देगा कि तुम अपने नाम के आगे ये उपाधि लगा लो जाके। क्लियर? तो कौन सी दे सकता है? सिर्फ सेना की दे सकता है और विद्या की दे सकता है, अदर के लिए वो प्रोहिबिट करता है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। कह रहे हैं ना वंशानुगत पद दे सकता है, नहीं दे सकता। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट, क्योंकि यहां पे दोनों ऑप्शन गलत है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिर्फ सवाल पढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। चलो सवाल पढ़ो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में सवाल है, आर्टिकल 19 से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि अनुच्छेद 19 नागरिकों को हड़ताल का अधिकार प्रदान करता है परंतु प्रदर्शन या विरोध का अधिकार नहीं देता। तो यहां पे पूछा क्या है? यहां पे पूछा है, मुझे पता है इस क्वेश्चन में, पता है क्या पूछा था? अच्छा पहले बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? चलो क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, ये स्टेटमेंट सही है या गलत?
मैं एक चीज बता देता हूं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? हड़ताल का अधिकार भी देता है, प्रदर्शन करने का भी अधिकार है और विरोध का भी अधिकार है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कहते हैं कि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक को न केवल अपने स्वयं के विचार व्यक्त करने के लिए बल्कि दूसरों के विचारों को भी व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही, दिस स्टेटमेंट इज राइट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही विचारों को व्यक्त करें, बल्कि सामने वाले के विचार भी अगर आप व्यक्त कर पा रहे हैं तो आप उन्हें भी व्यक्त करने की आपको शक्ति है, राइट है। आर्टिकल 19 का क्या कहता है कि यह एक राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी राजनीतिक दल है या कोई भी संगठन है, बंद के खिलाफ उसे अधिकार है, किसी को भी इसके विरुद्ध अधिकार है। क्लियर? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो यहां पे दो स्टेटमेंट सही हैं और एक गलत। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। पूरा फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए। कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक, आपराधिक आरोप में न्यायालय द्वारा, मान लो कोई ऐसा आरोप है, आपराधिक आरोप में न्यायालय द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए इसे जारी नहीं किया जा सकता। बताओ ये स्टेट कौन पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो भाई साहब ये तो सही है, ये किसी व्यक्ति को रिहा करने के लिए इसे जारी नहीं किया जा सकता। क्लियर? कि आप सोचो कोई व्यक्ति है और हम उसे रिहा कराने के लिए इस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का इस्तेमाल करें, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलें आगे। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया हमारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये स्टेटमेंट सही है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो हमारी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यानी किसी भी व्यक्ति को केवल लॉ के द्वारा, एक चीज ध्यान रखना, केवल लॉ के द्वारा ही उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यानी राइट टू लाइफ से वंचित किया जाएगा, वो भी किसी लॉ के द्वारा ही, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट सवाल? क्या कह रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन है। सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। पता आर्टिकल 19 जो है वो केवल तभी निलंबित किया जाएगा, यानी तभी उसको बंद किया जाएगा, ऐसा मान लो, तभी उसको कह दिया जाएगा अब ये अभी थोड़े दिन के लिए लागू नहीं है, जब आपातकाल की घोषणा हो लेकिन युद्ध या बाहरी आक्रमण हो। ठीक है, क्लियर? आंतरिक आपातकाल के आधार पर आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। दिस स्टेटमेंट इज राइट। आंतरिक आपातकाल के आधार पर हम आर्टिकल 19 को निलंबित कर दें, ऐसा सही नहीं है। यह स्टेटमेंट सही है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? गैर सांविधिक प्राधिकरणों को भी राज्य के रूप में माना जाएगा। बताओ ये स्टेटमेंट बताओ। मैंने बताया था ना कि अनुच्छेद 12 के अंदर जो राज्य की परिभाषा है, उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? भारत सरकार आती है, स्थानीय प्राधिकारी भी आते हैं, राज्य सरकार भी आती है, विधायिका भी आती है, संसद भी आती है, प्राधिकरण भी आते हैं। अब प्राधिकरणों में जैसे LIC, ONGC, ये सारी चीजें आती हैं। कई बार डिबेट उठती है क्या BCCI है उसके अंदर में, कई बार ये डिबेट आती है, इसलिए डिबेटेबल सवाल नहीं आते हालांकि, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट सही है।
राज्य के मतलब कुल मिला के आप इतना ध्यान कर लो कि राज्य के उपकरण के रूप में काम करने वाली कोई भी एजेंसी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत मानी जाएगी। क्लियर? यानी अनुच्छेद 12 के तहत, फिर से सुन लो, आर्टिकल 12 के अंदर कौन कौन, अगर कोई भी ऐसी एजेंसी है जो राज्य के एक पार्ट के रूप में काम कर रही है, स्टेट के एक उपकरण के रूप में काम कर रही है, तो उसे स्टेट माना जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि गैर सांविधिक प्राधिकरण ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वो सांविधिक नहीं है तो राज्य के उपकरण के रूप में काम नहीं कर रही। राज्य के उपकरण के रूप में अगर वो काम कर रही है तो आती है। तो हालांकि अनुच्छेद 12 के अंदर सीधे सीधे लिखा है कि सांविधिक प्राधिकरण, सांविधिक और गैर सांविधिक प्राधिकरण भी राज्य के रूप में माने जाते हैं। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि भारत सरकार, पार्लियामेंट, राज्य सरकार, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्थानीय अधिकारी अगर कोई है, प्राधिकरण है, कोई गैर सांविधिक है या सांविधिक अधिकारी है, LIC है, ONGC जैसी संस्थाएं हैं जो राज्य के अंदर में काम करती हैं। ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, समझते हुए चलो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? भारतीय संविधान अपने नागरिक को संपत्ति हासिल करने या अधिकृत करने की शक्ति प्रदान नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है, मैं पूछा क्या है, सही कौन सा है? भाई साहब पहला गलत है। भाई ये उसके पास भारत के संविधान के अंतर्गत उसके नागरिक को अपनी संपत्ति हासिल करना, उसे अधिकृत करने की शक्ति तो प्रदान करता ही है। क्यों पता है? यहां पे देखो, मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको समझा देता हूं। जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1970, हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया। क्लियर? इसके तहत जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं एक लीग, ऐसे समझ लो, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया कहीं ना कहीं। अरे कानूनी हिस्सा बना दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो अपनी संपत्ति हासिल नहीं कर सकता, अधिकार उसका नहीं अपनी संपत्ति पे है। ये चीज ध्यान रखना, इस वजह से पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो पढ़ो। कह रहा है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज राइट। अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारत के नागरिकों को है। संघ बना सकता है, कहीं घूम सकता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, कुछ भी करे। क्लियर? चलें आगे। हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट। चलें आगे, यानी दूसरा स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चंस पढ़ते हैं सबसे पहले। चलो क्वेश्चन पढ़ो। कितने स्टेटमेंट दिए? 5 स्टेटमेंट दिए। एक एक करके हम लोग देखते हैं इसमें पूछे कौन से हैं, मूल अधिकार के संबंध में क्या सही पूछा है। तो चलो देखते हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। चलो पढ़ो। पहला, ये युक्त निर्बंधन पर आधारित है। बताओ। हाँ बिल्कुल सही, दिस स्टेटमेंट, ये बता चुके थे, कल ही बताया था मैंने जब कल क्लास ले रहे थे। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है। हाँ है। तो जो अभिव्यक्ति पद से उत्पन्न होती है, व्यवसायिक प्रचार की स्वतंत्रता है, चुप रहने की स्वतंत्रता भी इसमें आती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार ये राष्ट्र भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है हमारा। देश की सुरक्षा, मित्र देशों से संबंध, देश की सुरक्षा, मित्र देशों से संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, बदनामी, हिंसा भड़काना और राजद्रोह संविधान में वर्णित युक्ति निर्बंधन है। भाई साहब, युक्ति निर्बंधन का मतलब क्या है? भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर भी लगाए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात भी तो करनी है। ये नागरिकों तक ही सीमित है, अतः यह निगम कंपनी पर लागू नहीं होता।
परंतु निगम के अंशधारक इसे अपनी निजी क्षमता में उपयोग करते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वही तो मैं बता रहा हूँ, नागरिकों तक ही सीमित नहीं, ऐसा नहीं है केवल नागरिकों को ही मिलते हैं मूल अधिकार। जब भी हम अधिकारों की बात करते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार है हमारे, आर्टिकल 19 के जो आर्टिकल 19 से रिलेटेड ये सवाल है, तो कहीं ना कहीं ये एक कंपनी या विदेशी यदि प्रेस चलाता है तो उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, है ना। कोई बाहर की कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी है, और अगर मीडिया का काम करती है, प्रेस का काम करती है, तो उसे ये राइट नहीं मिलेंगे, बस सिंपल सी बात है। चलें आगे, चलो, यानी 1 2 3 5 सही है हमारे, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के सही कर लेंगे। इसमें पूछा क्या गया है, कौन से सही नहीं पूछे हैं, तो खैर हम लोग देख लेंगे कौन से सही है कौन से सही नहीं, पहले देखते हैं। 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, करेक्ट है, और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मूल अधिकार बन गया, स्टेटमेंट सही है ना। चलो, संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 45 में दिए गए 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा के लिए नीति निर्देशक तत्वों की विषय वस्तु को बदल दिया है। प्रत्येक नागरिक को अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अनुच्छेद 51 के तहत नया मूल कर्तव्य बन गया है। देखो, संविधान में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद जो है वो 51 के तहत है, क्लियर। और जो ये शिक्षा के अनुच्छेद की बात की जाती है, अनुच्छेद 21 की बात की जाती है, इसके अंतर्गत कहीं भी सम्मिलित नहीं किया गया है, ध्यान रखना। जो हम शिक्षा की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 21 में ही है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया अपना। गा कौन सा भैया, 51 गा, इसलिए रॉन्ग है। फिर ये जो संशोधन हुआ है कौन सा, शिक्षा के अधिकार में, इस संशोधन को प्रभाव में लाने के लिए 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। तो भाई साहब, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत, हमें गलत स्टेटमेंट ही बताना है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, पता है आपको, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब क्यों रॉन्ग है आप कमेंट करके बताओगे मुझे, क्योंकि ये चीज मैं आपको 2 से 3 बार बता चुका हूं, कई बार मैंने चीज बताई है आपको, क्लियर। आरटी एक्ट कब आया था, 2009 में आया था ना, तो फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, 2009 में, तो फिर अभी 2010 क्यों लिखा है यहाँ पे, गलत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह व्यवस्था करता है, एक सेकेंड, दिस स्टेटमेंट इज राइट, क्यों, क्योंकि यहां पे जो बात की गई शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की, आरटी एक्ट है कौन सा, 2009, लागू कब किया गया है, 2010 में, दिस स्टेटमेंट इज राइट, ध्यान रखना, करेक्ट है। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि निजी और गैर सहायता प्राप्त विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर न्यूनतम 25% गरीब बच्चों को मुफ्त प्रवेश देंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना, गलत हो जाएगा। अरे सही है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये चीज कहता है कि जो गैर सहायता प्राप्त विद्यालय हैं और जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर कम से कम 25% गरीब बच्चों को मुफ्त प्रवेश देंगे, ये कहता है आरटी एक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार के भाग में सभी प्रकार की शिक्षा को समाहित किया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी प्रकार की शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत शामिल नहीं किया है, यह ध्यान रखना, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाए, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं पहला सही है हमारा, तीसरा और चौथा सही है, बाकी 2 और 5 गलत हो गए, ठीक है। चले, हाँ, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार के संबंध में है, कौन सा कथन गलत पूछा है। भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसमें से कुछ केवल नागरिकों को ही दिए गए हैं, हाँ बिल्कुल सही। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर सकारात्मक विभेदीकरण है, ये बता चुके थे, करेक्ट है। अनुच्छेद 14 विधि का समान संरक्षण,
विभेदीकृत उपचार करने के लिए युक्ति आधार का मार्ग प्रशस्त करता है। ये भी कल बताया था मैंने, करेक्ट है। अनुच्छेद 20 भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि स्वयं पर दोषारोपण, दोहरे जोखिम और निवारक निरोध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। भूतलक्षी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। कहीं ना कहीं आपको ये समझना जरूरी है कि भूतलक्षी प्रभाव स्वयं पर दोषारोपण और दोहरे जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन जो यहां पे लिखा गया है निवारक निरोध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, ये अनुच्छेद 22 से है। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज जो दी गई ना, ये चीज, ये आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 20 नहीं है। जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा, निवारक निरोध के विरुद्ध नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो भाई, मौलिक अधिकार में इससे ज्यादा सवाल तो करा ही नहीं जा सकते, कितने कर लोगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान में निम्नलिखित किन उपबंधों में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है? किन उपबंधों में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है? अवसर की समानता कहां कहां पे? प्रस्तावना में तो लिखा ही गया है ना? प्रस्तावना में तो लिखा गया है, लेकिन एक सेकंड, प्रस्तावना में लिखा गया लेकिन मूल कर्तव्य में नहीं है ना। प्रस्तावना में है लेकिन मूल अधिकार में है, मूल कर्तव्य में नहीं है ना, ऐसी चीज। चलें आगे, सी ऑप्शन इज करेक्ट, लेकिन लिखा भी है, अभी भी नहीं करोगे आप लोग, मुझे पता है। चलो 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किन आधारों पर राज्य व्यक्ति की धार्मिक कार्यों के प्रबंधन स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है? बताओ, चलो करो इस सवाल को। किन आधारों पर? पता है, राज्य अगर किसी की स्वतंत्रता पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाता है, आप रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की जाए तो वो कौन से आधार हैं कि हम इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा, वो कौन से आधार कौन कौन से हैं? बताओ। ध्यान रखना, लोक व्यवस्था के आधार पर लगाया जा सकता है, सदाचार के आधार पर भी लगाया जा सकता है, और स्वास्थ्य के आधार पर भी लगाया जा सकता है। क्लियर? ध्यान रखना, जब धार्मिक कार्यों के प्रबंधन पे स्वतंत्रता पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात आती है तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि तीनों के आधार पे हम थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है, सवाल पढ़ो। किस वाद में यह निर्धारित किया गया? क्लियर है, दिख रहा है आपको? ठीक है, किस वाद में यह निर्धारित किया गया, कौन से केस में यह बताया गया कि जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, उसमें चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो मैं लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं, सामने लिखा है इमैनुअल बनाम केरल राज्य, इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया कि बोलना ही है। अगर राइट टू स्पीक जो आपके पास है, राइट टू स्पीक के अंदर राइट टू नॉट स्पीक ये आता है, जरूरी नहीं बोलो ही, चुप रहने का भी अधिकार है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 73 नंबर क्वेश्चन है, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण से हो रही है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है, ये बता चुके हैं हम आपको। 30 घंटों के भीतर नहीं, गिरफ्तारी के 30 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश करना है, 24 घंटे के भीतर करना है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सही पूछा है आपसे। तो 18 वर्ष नहीं, 15 वर्ष, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 18 वर्ष नहीं होता है, 15 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका को
थाने में सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? इंडियन जो जो हमारी आईपीसी की धारा है 160 160 उसके तहत ये कहा गया है। ठीक है, चलें आगे। तो ये इसमें से कौन सा सही पूछा है ना, तो पहला सही हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधे क्वेश्चंस पे जंप करो, आगे बढ़ो। कह रहा है कौन से सही है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आवाजाही के अधिकार में देश के भीतर और बाहर दोनों प्रकार के आवाजाही सम्मिलित है। तो देखो मैं एक चीज बता देता हूं, राज्य के भीतर विचरण आप घूम सकते हो कहीं भी, बाहर आप मतलब किसी देश के बाहर जाने की आपको स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं आप जा नहीं सकते, लेकिन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वो नहीं आती, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि देश के भीतर आप चाहे जितना घूम लो, ये करेक्ट है, लेकिन बाहर ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बंधुआ मजदूर में शब्द बंधुआ का मतलब अनुच्छेद 23 के अनुसार गैर भौतिक बंधन जैसे आर्थिक बाध्यता के प्रावधान शामिल है। हाँ ये सही। भूतलक्षित दांडिक विधान यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संरक्षण अनुच्छेद 20 के मूल अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के उस समय के कानून के अनुसार ही सजा दी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब आपने कोई अपराध किया मान लो, ठीक है, ये समझा चुके थे हालांकि फिर बता दे रहे हैं, आपने अपराध किया 16 तारीख को, कानून बना 17 तारीख को, तो आपको 16 तारीख वाले अपराध की सजा नहीं मिलेगी। जो 16 तारीख को कानून था उस कानून के अनुसार सजा मिल जाएगी, 17 तारीख वाले कानून के अनुसार सजा नहीं मिलेगी। क्लियर? ये चीज ध्यान रखनी, यही मुझे समझानी थी। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं क्या करता है, उस व्यक्ति को अपराध के अनुसार ही सजा दी जाएगी, संरक्षण देता है कुल मिला के। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब 2 ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ए बी सी में देखा जाए तो 2 और 3 करेक्ट है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता हेतु विस्तृत व्यवस्था है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, विदेशी नागरिकों सहित प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। बिल्कुल सही। धार्मिक समुदायों को अधिकार हेतु सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बिल्कुल सही, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता भी तो दी गई है। क्लियर? ये दोनों अपने में परिपूर्ण नहीं है तथा कुछ शर्तों पर आधारित भी हैं। हाँ, कुछ शर्तें जरूर लगाई जाती हैं कि सामने वाले को भी नुकसान ना हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ चीजें फॉलो की जाती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन हेतु संपत्ति क्रय करने का अधिकार सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं है। देखो धार्मिक कार्य है, उसके लिए आपको मान लो चंदा लेना है, तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का भाग है ना, आप चंदा ले सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, स्टेटमेंट रॉन्ग है लेकिन ये नहीं वर्ड हट जाएगा तो है, ये कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आता है, ये चीज ध्यान रखना। तो यानी पहला दूसरा तीसरा चाहिए, चौथा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला दूसरा तीसरा सही, देखो लिखा भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलो। संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने वाले प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 को शंकरी प्रसाद मामले में चुनौती दी गई। पूछ रहा है कौन से सही हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। पता है 1951 में शंकरी प्रसाद मामला 1951 में आया था। आपको यहां से ये भी पता लग रहा है, आप साथ में देखते चलो। शंकरी प्रसाद मामला आया कब, 1951, ये भी पता रहेगा आप लोगों को कम से कम। तो एक चीज यहां पे ये ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए कि संपत्ति का अधिकार है, प्रथम संशोधन अधिनियम में चुनौती दी गई थी, शंकरी प्रसाद मामले में चुनौती दी गई थी। ध्यान रखना, सही है, स्टेटमेंट सही है। न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय का देखो कहीं ना कहीं न्यायिक पुनरावलोकन जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रावधान में मिनर्वा मिल्स मामले द्वारा कटौती की गई। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या डिसीजन दिया था कि आर्टिकल 368 इसके तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकार में संशोधन करने की भी शक्ति शामिल है। ठीक है, क्लियर है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये किससे संबंधित है, पहले आर्टिकल से संबंधित है, क्योंकि आर्टिकल ये मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं, इसको मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। आर्टिकल 368 में क्या कहा
कि अगर अमेंडमेंट होता है तो फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट हो सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। क्लियर? इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। चलें आगे। अब देखो कह रहा है मिनर्वा मिल्स केस मामले द्वारा कटौती की गई। देखो 42वां संविधान जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत एक चीज समझना जरूरी है, मिनर्वा मिल्स केस हुआ कब है? 1980 में, है ना। इसमें निर्धारित किया गया कि संविधान के जो भी बेसिक हैं, बेसिक लक्ष्य, मतलब जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी रक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यानी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, यानी मैंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी जजमेंट का, कोई भी ऐसा जजमेंट है या कोई भी लॉ है या कोई भी अमेंडमेंट है, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। और यहां पे न्यायिक पुनर्विलोकन में कटौती की बात की गई, नहीं कटौती नहीं भाई साहब, वो कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद की संशोधन शक्ति को असीम कर दिया गया। हाँ ये सही है कि अनुच्छेद 368 में संशोधन जब किया गया कि संवैधानिक शक्ति की, संसद की संवैधानिक शक्ति की कोई सीमा नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। यानी मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन उसमें शामिल है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि हम किसी भी संशोधन पे, देखो एक चीज ये समझना जरूरी है कि कोई भी संशोधन होता है तो हम उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा जरूर सकते हैं, वो सही बात है। लेकिन संसद जो है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट ना करे, ये जरूरी समझना है कि अमेंडमेंट तो होगा, अमेंडमेंट तो होगा, ये चीज समझना जरूरी। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्या कह रहा है ये देखो, यहाँ पे सारी चीज मिनर्वा मिल्स वाला जो मैंने आपको बताया फोटो में भी लिखा हुआ है। चलो कह रहा है 77 नंबर क्वेश्चन, अरे ऑप्शन क्या है दिख रहा है, चलो कौन सा सही नहीं पूछा है, चलो ये बताओ। विधि के समक्ष समता है तो सही है। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत 18, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 33 है, नहीं 32 है, ये गलत हो जाएगा, ये अनुच्छेद 33 नहीं 32 है। क्लियर? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास 32 से है, हाई कोर्ट के पास 226। क्लियर? अच्छा, कौन कौन से अधिकार आते हैं कोई बताएगा? यहां पे लिखे हैं क्या? चलो वेरी गुड, लिखे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। कितने हैं? 5। संविधान की अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने। वेरी इंपॉर्टेंट। खैर कोई बात नहीं, सारी इंफॉर्मेशन तो यही मिल गई आपको, ये पढ़ना जरूरी है, रीड करो इसे पॉज करके, एक बार रीड कर लो क्या जा रहा है, एक बार इंपॉर्टेंट रीडिंग करने में कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? ठीक है, चले हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आप लोग इसको पॉज करके एक बार रीड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संशोधन के द्वारा अरे यार सवाल कर चुके हो यार, 86वां संविधान संशोधन है ना। चलें आगे, कर चुके हो ना, ये तो कर चुके हो, अभी इसके बारे में तो पीछे मत पड़ो। देखो एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, खैर कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन से मतलब नहीं है। हाँ ये बताओ, चलो करो इस सवाल को। अनुच्छेद 23 में मानव के श्रम एवं दुर्व्यापार पर प्रतिषेध यानी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। हाँ बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है हमारा। अच्छा, ये नागरिक को उपलब्ध है और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। हाँ, ये आर्टिकल 23 के जो राइट्स हैं, देखो कई बार कंफ्यूजन होता है, हमें मानते हैं, लेकिन समझना भी जरूरी है। आर्टिकल 23 के जो राइट है, ये कहीं ना कहीं सिटीजन को भी दिए गए हैं और नॉन सिटीजन को भी दिए गए हैं, है ना। अब कह दो ये राइट केवल हमें स्टेट के खिलाफ है, स्टेट के अगेंस्ट है, नहीं, ये कहीं ना कहीं पर्सन टू पर्सन भी है, हमें पर्सन के अगेंस्ट भी दिया गया है। यानी कोई ऐसा पर्सन आपको ये नहीं कर सकता कि आपको जबरदस्ती आपसे श्रम करवा ले ऐसा ऐसा करके। ठीक है, अनुच्छेद 24 कारखानों में यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन, हाँ
सही स्टेटमेंट है, तो बता ही चुके थे आपको, कितनी बार तो बताया मैंने। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चा अगर कारखाने में काम करता हुआ दिखाई दिया, या खदान में काम करता हुआ दिखाई दिया, या किसी ऐसे काम में, किसी ऐसे कार्य में लगा हुआ दिखाई दिया जिससे उसको हानि पहुंच सकती है, तो भाई साहब जो काम करवा रहा होगा उसे बहुत दंड मिलने वाला है फिर। तो दो स्टेटमेंट सही है हमारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। अनुच्छेद 21 के 80 25 का संबंध बताने की जरूरत नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता से है ना। स्टेटमेंट पढ़ लो यहाँ पे, चलो बढ़िया है, कम से कम लिखा है आपके सामने। क्या कह रहा है, 14 से 18 में किसकी बात की गई, समानता के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 25 से 28 बता चुके थे। अनुच्छेद 25 से कल की क्लास में सारी चीजें बताई हैं। और 29-30 में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्लियर। अब ये यही चीज तो जरूरी है समझना, बार बार वही चीज रिपीट होगी, अब आप ये समझ लो केवल। ये सवाल क्या कह रहा है, चलो 81 नंबर क्वेश्चन, किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बढ़िया सवाल है, एकदम फैक्ट बेस पे सवाल। पीएन भगवती, ध्यान रखना। हाँ, पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। अच्छा, जनहित याचिका क्या होती है, मैं आपको देखो यहाँ पे लिखा है, चलो पढ़ते हैं, आओ पढ़ते हैं। जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। यानी ए पर्सन पीड़ित है, मान लो, ध्यान से सुनो, ऐसे समझो, यहां पे मैं लिखता हूं, ए पर्सन पीड़ित है, लेकिन एक बी पर्सन है और एक सी संस्था है। तो ए पर्सन की ओर से बी पर्सन जुडिशरी के सामने सवाल उठा सकता है, और संस्था चाहे तो ए पर्सन के बिहाफ पे सवाल उठा सकती है। क्लियर, बस यही समझाना है, बेसिक लाइन लिखिए, समझना जरूरी है, समझ में आ जाएगा। तो जनहित याचिका समझ में आ गई आपको। क्लियर। लोकस स्टैंडी, इस प्रणाली ने भारत में पूर्व प्रचलित लोकल स्टैंडी, मतलब लोकल स्टैंडी का मतलब क्या है पता है, लोकल स्टैंडी, लोकल स्टैंडाई भी बोला जाता है, केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के अधिकार हेतु अपील कर सकता है, इसको बदल दिया। यानी जनहित याचिका ने लोकल स्टैंडाई के रूल्स को चेंज कर दिया, आप ऐसा समझ लो, ये हटा दिया, कुल मिला के एक गायब हो चुका था। ठीक है, चलो स्टेटमेंट, कुछ चीजें यहाँ पे देखो, मैं कल से क्वेश्चन में ये सब दिखेगा नहीं आपको क्योंकि आप लोगों की शैतानी बहुत हो गई है, आप लोगों आंसर यहां से देते हो कई बार, इसीलिए मैं कहता हूँ ठीक है पढ़े रहो मस्ती से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब ये जो हुआ है इसको कहते हैं लैग। एक मिनट रुकना। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं बताओ। 6, पता है सभी को। क्लियर, कमेंट में कर दो, लिख दो, मजा आएगी यार, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन भरता है, थोड़ा मुझे मजा आती है। चलो ये क्या हुआ, अब एक सेकंड रुक जाओ यार, इसको सही कर लें पहले। चलो सही तो किया है, होना नहीं चाहिए आगे लग यार, है ना। चलो 83 नंबर क्वेश्चंस कहते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण तथा न्यायालय में निष्पक्ष विचारण, अरे ये क्या हो रहा है, पेन चलो बालक, पेन चलो। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण तथा न्यायालय में निष्पक्ष विचारण के लिए संविधान में कौन से अधिकारों की व्यवस्था की गई है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, करेक्ट है, स्टेटमेंट तो सही है। कोई भी कानून किसी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून लागू होने से पहले किया हो अपराध घोषित नहीं कर सकता। हाँ, ये भी बताया नहीं था आपने, 16 को अपराध किया, 17 को कानून बना, तो आपका अपराध नहीं माना जाएगा। वो किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये स्टेटमेंट भी सही है ना। क्लियर है। अच्छा, ये किस आर्टिकल की बात की जा रही है, तो ध्यान रखना, ये पहली बात तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया। अरे यार दिया ही नहीं है, यहाँ पे दिया है, हाँ ये देखो, आर्टिकल 20 की बात की गई यहाँ पे, अनुच्छेद 20, ये चीज ध्यान रखनी, यानी भूत लच्छी वाली बात समझ में आ गई थी। क्लियर,
दोहरे दंड से भी संरक्षण है, एक ही अपराध के लिए दो बार दंड नहीं दे सकते, अपने विरुद्ध गवाही देने से भी संरक्षण है। अब समझ आ गया अनुच्छेद 20 क्लियर, 1 2 3 अनुच्छेद 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, सवाल पढ़ो। भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य सार्वजनिक सेवा प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने के में किन आधारों पर विभेद कर सकता है? मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान। मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान। भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य सार्वजनिक सेवा प्रयोजनों के लिए, चलो बताओ, 10 सेकंड का समय लो, करो। किन आधारों पे भेदभाव किया जाएगा? किन आधारों पे सेवाओं के लिए अगर किसी को जॉब देनी है, किन आधारों पे भेदभाव होगा? तो ध्यान रखना, केवल और केवल लिंग के आधार पे, और केवल और केवल लिंग के आधार पे, और किनके आधार पर भेदभाव हो सकता है? लिंग के आधार पे हो सकता है और जन्म के आधार पे हो सकता है। हाँ, जन्म स्थान के आधार पे हो सकता है। देखो, राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए क्या कर सकता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग, इनमें किसी के भी आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए मतलब कोई सार्वजनिक सेवा प्रयोजन है उसके लिए, देखो जॉब, अगर आपको किसी को जॉब देनी वो बात अलग है, लेकिन कोई सार्वजनिक सेवा प्रयोजन है उसके लिए आप इनके आधार पे भेदभाव कर सकते हो। मूल वंश, जाति और धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। मैंने जो बोला जॉब के लिए, वो स्टेट मैंने पहले पूरा सवाल जिस तरीके से पढ़ा वो जॉब के लिए मुझे लगा, लेकिन जहां पे सार्वजनिक सेवा की जब बात की जा रही है, तो सार्वजनिक सेवा के लिए अनिवार्य सेवा की जब बात की जाए तो वहां पे देखो, ध्यान से सुन लो, सार्वजनिक सेवा की जब बात हो तो राज्य केवल धर्म, मूल वंश और जाति, इनके आधार पे भेदभाव कर पाएगा, विभेद कर पाएगा, इनके आधार पे नहीं कर पाएगा। ये चीज ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया हमारा, क्लियर। आर्टिकल 23 की बात की जा रही है यहाँ पे। खैर चलो आगे चलो, बाकी बात बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? बहुत सारे सवाल किए बेटा, 85 क्वेश्चन सिर्फ फंडामेंटल राइट पे चल रहे हैं, और सेम सारे क्वेश्चन कि मैं आपको दे भी दूंगा, डोंट वरी, मस्त रहो एकदम। बहुत सारे 150 सवाल से ज्यादा हैं, आप लोग इनको करिएगा, घर पे प्रैक्टिस करनी करना, मस्ती से करो। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी नागरिक को किन आधारों पर वंचित नहीं किया जाएगा? चलो बताओ बताओ। धर्म के आधार पर वंचित नहीं कर सकते उसको, मूल वंश के आधार पर वंचित नहीं कर सकते, जाति के आधार पर वंचित नहीं कर सकते, भाषा के आधार पर वंचित नहीं कर सकते। सी ऑप्शन इज करेक्ट। जन्म स्थान के आधार पर तो भेदभाव किया जा सकता ना, कोटा कि कौन से जहां पे आपका जन्म हुआ है उसके अनुसार। देखो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थान को, किसी भी नागरिक को इनके आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 29 क्लॉज 2। ठीक है, चलें आगे। चलें, चलो 86 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहा है। चलो पढ़ो। कह रहा है किसी कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिला है? केवल भारत के नागरिकों को। देखो ये शिक्षा का अधिकार सभी को, भारत के नागरिक को भी है, कोई विदेशी आता उसे भी है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है, कोई भारत का नागरिक है और कोई विदेशी है। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये भाई सभी नागरिक को भी है और नॉन सिटीजन को भी। ये तीनों जो हैं सिटीजन को तो हैं ही, साथ में नॉन सिटीजन को भी दिए गए हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे अधिकार दिए गए हैं लेकिन कह दो विदेशी कोई शत्रु है ना, एनिमी है हमारा, उसे भी दिए जाएंगे, नहीं उसे नहीं दिए जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो पढ़ो। कह रहा है भारत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं केवल लोक व्यवस्था के आधार पर ही धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, केवल लोक व्यवस्था के आधार पर नहीं।
ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मैंने बताया था, पता है आपको? आप बताओगे कौन कौन से थे? लोक व्यवस्था, इसके साथ साथ नैतिकता बताया है, आज ही बताया है, और स्वास्थ्य, रिपीटेड सवाल है। इनके आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सिख, जैन, बौद्ध हिंदू वर्ग में सम्मिलित किया गया है। हाँ सही है, संविधान में सिख, जैन और बौद्ध को हिंदू धर्म में माना गया है। क्लियर? चले, अच्छा आपसे सवाल एक पूछते हैं, कृपण धारण करना, उसे लेकर चलना सिख धर्म को मारने का, मतलब सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा या नहीं? मतलब कृपण धारण करते हो, उसे लेकर चलते हो, तो ये सिख धर्म को मानने वाला अंग समझा जाएगा या नहीं? सही, समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाक एवं अभिव्यक्ति पे सवाल है। शांति का अधिकार आता है ना, चुप रहने का अधिकार तो है ही। फोन टैपिंग के विरुद्ध, हाँ प्राइवेसी आप उल्लंघन नहीं कर सकते, आप किसी का फोन टैप नहीं कर सकते। विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का अधिकार है। चलो बताओ, विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन से अधिकार शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता है ना, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार की स्वतंत्रता है। लेकिन हमारा सी नंबर गलत, ये जो तीसरा है ना, ये गलत हो जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये नहीं आता, तो केवल ये सही है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलें। देखो एक चीज ध्यान रखना, कहीं ना कहीं हमारे लिए ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ये रिवीजन इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर इनका रिवीजन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। जैसे मैं आपसे अगर कहूं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिक अपने स्वयं के विचारों को व्यक्त कर सकता है, दूसरे के विचारों को भी व्यक्त कर सकता है ना। ठीक है, चलें आगे, चलें। अरे विरोध का अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार है, हड़ताल का अधिकार नहीं, ये चीज ध्यान रखना, इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको देखते हैं। सवाल को ब्रेक करना सीखो, इसीलिए मैं सारे सवाल अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं आपको। चलो 89 नंबर सवाल को, किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है? बताने की जरूरत नहीं, कई बार बता चुके हैं। अनुच्छेद 17 पे बात की जा रही है यहाँ पे। चलो 90 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। तो कौन सा सही नहीं पूछा है ना, तो पहला तो सही है अपना। राज्य निधियों से पूरी तरीके से राज्य निधियों से पोषित शैक्षिक संस्थाओं को धार्मिक शिक्षण प्रदान करने की अनुमति नहीं देता, ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है जो राज्य द्वारा ही पोषित है, वहां पे आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, केवल धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती। राज्य को ऐसी विधि बनाने से भी रोकता है जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हो। अरे भैया ऐसा थोड़ी है, बना सकता है। हिंदू के प्रति निर्देश में सिख, जैन और बौद्ध शामिल है, ये तो बता चुके थे है, तो यानी सी ऑप्शन ही हमारा गलत है ना। चलिए चलो 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कौन से अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है? बताओ। अनुच्छेद 30, इसके तहत आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कहता है पता? कहता है कि धर्म एवं भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यक बच्चे अपनी भाषा में शिक्षा अधिकार प्रदान कर सकते हैं, ये भी सही है। चलें आगे। देखो मेरा कहना है कि जितने भी सवाल यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, अब ज्यादातर सवाल आपको रिपीटेटिव ही मिलेंगे, तो अभी करके देखते हैं जितने सवाल हो पाते हैं, करते रहो मस्ती से। चलो ये सवाल करो, कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उस पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है।
हाँ, कोई उद्घोषित अपराधी उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, भगोड़ा है अगर उसे भी संदेह के हाँ, तो ये तीनों सही है। यानी कोई किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है बिना किसी वारंट के, जो अपराधी है, जो भगोड़ा है, मतलब सशस्त्र बलों में से भगोड़ा है, या अपराध किया हुआ है, या पता है कि अपराध करने वाला है या कर सकता है, तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सांविधिक संशोधन अधिनियम ने किस, अरे यार 6 से 14 वर्ष की बच्चों के शिक्षा की बात किस संशोधन में की गई? 86वें संशोधन में की गई। कितनी बार बताएं, है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो एक सवाल करते हैं, रुकना, वेट। चलो ये सवाल करो, किस वाद विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था करी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन है? चलो बताओ। केशवानंद, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, मेनका गांधी। गोलकनाथ। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद, इस मामले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो गोलकनाथ केस था ये कब हुआ? 1967 में हुआ, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है, इसके आधार पर न्यायालय संविधान संशोधन के लिए पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अरे लिख लो, वर्ड लिखना चाहो तो न्यायिक पुनराविलोकन लिखने में क्या जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन, है ना, कर सकता है। मान लो कोई भी लॉ है, कोई भी लॉ है, इसका पुनर्विलोकन इसके तहत कर सकता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट पुनर्विलोकन कर सकता है। और अगर मान लो जो कोई लॉ है और ये लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, तो इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बता सकता है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं केशवानंद भारती केस की बात करूं, वेट, अच्छा, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसने क्या कहा? इसने कहा कि आर्टिकल 368 इसके अंतर्गत कोई भी लॉ है, अगर चेंज किया गया, मान लो संशोधन किया गया, आर्टिकल 368 के तहत अगर कोई भी लॉ बना दिया गया, तो वो लॉ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत लॉ नहीं माना जाएगा। समझ लेना, यानी अगर इसके तहत संशोधन हो गया है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत अगर संशोधन किया गया है, तो अनुच्छेद 13(2) फिर उसमें लागू नहीं है। यानी यहीं से आप देखोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का नियम निकल के आया, अनुच्छेद 13(2) के तहत उसे लॉ नहीं माना जाएगा। फिर ये चीज ध्यान रखना। फिर ऐसे ही मिनर्वा मिल्स केस हुआ, कब हुआ ये? मिनर्वा मिल्स केस कब हुआ? 1980 में हुआ। इसने क्या निर्धारित किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका जो ऑब्जेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करेगा। क्लियर? चीजें ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। अब 90% सवाल आप देखोगे सारे रिपीटेड होंगे, है ना, रिपीट ही होंगे। तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे सवाल हैं। आप ज्यादातर सबका आंसर नीचे देख लोगे, है ना। इसलिए मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा सवाल कराने के बाद
सेम सवाल रिपीट होंगे तो उनका आंसर देना ज़रूरी भी है। तो हालांकि ये चीज़ समझना, जैसे ये सवाल है, चलो करो 104, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने पर संकीर्ण छूट देता है। छूट तो देता ही है, सही गलत थोड़ी है। पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही उल्लिखित है। कौन से गलत है? तो ये भी भाई साहब गलत हो जाएगा। ये जो संकीर्ण वर्ड है यहां पे पूरी तरीके से छूट होगा, और प्रारंभ से ही उल्लिखित है, ये भी गलत है। आप समझ आया? तो ये सी ऑप्शन क्यों करेक्ट हो रहा है? यानी ये दोनों स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग, असत्य के अकॉर्डिंग सही है ना। चलें आगे। अरे मैं ये कह रहा हूं, तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ना कंफ्यूजन नहीं सही है। मैंने यहां पे क्या देखा? वर्ड असत्य बताना है, तो ये भी असत्य है और ये भी असत्य है। अब समझ आया? यही मैं कह रहा हूं। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलो एक सवाल और करो आप लोग, बाकी पीडीएफ मैं आज अपलोड करवा दूंगा, आपके पास हो जाएगी, डोंट वरी, पीडीएफ आपके पास रहेगी। चलो, धार्मिक आधारों पर किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है। धर्म के प्रचार करने का अधिकार है। धर्म के प्रचार प्रसार में कोई विधि अपनाने का अधिकार है, ये बताओ। ध्यान रखना, किसी को झांसा देकर परिवर्तन कराना, मतलब कोई प्रचार करना हो तो आप कोई ऐसा चीज अपनाओ कि किसी को झांसा दे रहे हो, फरेब दे रहे हो, लालच दे रहे हो, इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही। क्लियर? अच्छा, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है उसे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे सवाल हैं आपके सामने अवेलेबल हैं, इन्हें आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन, मुझे इतनी देर झेलने के लिए फंडामेंटल राइट्स में। आई थिंक हम लोगों ने इतना ज़रूर किया है कि आपको फंडामेंटल राइट्स पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ इन्हें घर पे आप लगाइएगा, है ना। देखो, हम लोगों ने ठीक ठाक सवाल भी किए हैं, है ना, और अब अप्रॉक्स 100 सवाल हम लोगों ने किए हैं, और बाकी मैंने कहते जितने हो पाएंगे हम करेंगे, और बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। तो 2 दिन से फंडामेंटल राइट चल रहा था, अब इससे ज़्यादा समय देना उचित नहीं है, क्योंकि और सारे टॉपिक्स हैं। तो कल हम एक नया टॉपिक लेके बैठेंगे, और आपको पहले ही मैं बता दूंगा कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी टॉपिक कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में करेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। प्लीज़ सब लोग आओ, पढ़ो, एग्जाम निकालना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कई बच्चों के डाउट थे कि कौन सी बुक कर रहे हो, तो मैं बुक लेके आज आया हूँ, और बुक रखता भी हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो जब भी पढ़ाना क्या, मैं तो सवाल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं कोई इतना बड़ा टीचर तो हूँ नहीं जो मैं आपको पढ़ाऊँ, है ना। तो प्रैक्टिस ही करा रहे हैं हम तो यहाँ बैठ के। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस चली मैं इस बुक से करा रहा हूँ, और यहाँ पे इस बुक में कम से कम 2000 सवाल हैं, 2000, है ना। तो सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, PYQ भी है, डोंट वरी, PYQ है, PYQ भी हम लोग कर रहे हैं। तो यहीं से हमने सारे सवाल आपके कराए हैं, और ये बुक मैं लेके आया था। हाँ, ये दृष्टि वाली बुक है, आप देख लो। तो मैंने दोस्त से मांगी थी कि इसमें सवाल, उसने कहा अच्छे हैं, आप करा सकते हो। तो मैंने कहा लाओ दो मेरे को, भी उसकी बुक रखी, पता नहीं कब ली थी, एक निशान नहीं लगा इसकी किताब। चलो कोई नहीं, अब एक काम करते हैं, कल हम लोग एक नया टॉपिक लेके बैठेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग नया टॉपिक होना चाहिए। मैं आपको वैसे बता दूंगा, लेकिन जितना मुझे आइडिया है, नया टॉपिक कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन्हीं 3 टॉपिक्स को एक साथ लेके बैठेंगे। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर की बात करें। क्यों जरूरी है ये सवाल? कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल बहुत आते हैं, अक्सर पूछे जाते रहे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये लेके बैठेंगे, इनके सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जितने कर पाएंगे उतने करेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए इसके 2 क्वेश्चंस की PDF मैं आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ के सवाल आपके पास पहुंच रहे हैं, डोंट वरी, चिंता मत करना, ठीक है। चलें आगे। आप लोग जो सोर्स फॉलो कर रहे हो वो करते रहो, हम यहाँ से जितना कर सकते हैं आपके लिए करते रहेंगे। मैं यहाँ से जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा, ठीक है। चलो, फिलहाल के लिए आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे सवाल हो गए हैं, बाकी प्रैक्टिस के भी चाहिए आपको। तो ये PDF में जो PDF हम लोगों ने करी है, करेंगे, इसको मैं आपको दे दूंगा, आप घर पे लगाइए मस्ती से। एक चीज पर ध्यान रखना, मस्ती से पढ़ाई, मस्ती से करो, खूब एनर्जी के साथ पढ़ाई करो। मुझे पता है कि आप एग्जाम जरूर क्लियर करोगे, बस थोड़ी सी मेहनत की कमी है, थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो बस। एक बार वीडियो देखो, नहीं समझ आया, दोबारा रिवीजन कर लो, 2x पे कर लो, 2x पे कर लो, एग्जाम निकलेगा। बात मानना, आप जरूरी नहीं बार बार वीडियो ही देखो, आप घर पे जो आप प्रैक्टिस करो ना वो करते रहो। आप अपने नोट्स फॉलो करो, अपनी बुक्स फॉलो करो,
एग्जाम जरूर निकलेगा। और आज की क्लास कंप्लीट होते ही लिख के जाना, आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आई विल क्लियर। ठीक है, चलें आगे। आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।